जब एक ही कॉलेज आईआईटी दिल्ली से पास आउट दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा जब उन्होंने एक ही कंपनी ज्वाइन की और उसके बाद उन्हें एक प्रॉब्लम दिखाई दी, उन्होंने आसपास के एक मार्केट की प्रॉब्लम को पकड़ा। वो थी कि मेन्यू कार्ड्स बहुत ज़्यादा देर तक लोग देखते हैं रेस्टोरेंट में, और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम कि यहाँ पर लोगों को अपना मन पसंदीदा खाना मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट, दूसरे रेस्टोरेंट से तीसरे रेस्टोरेंट जाना पड़ता है अपना मन पसंदीदा खाना खाने के लिए। तो इस मार्केट की प्रॉब्लम्स को समझते हुए उन्होंने 2008 में एक वेबसाइट कंप्लीट की, एक वेबसाइट की शुरुआत की, एक स्टार्टअप की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा foodiebay.com, और उसी वेबसाइट को आगे चलकर 2010 में रीनेम किया जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और यहां से ही जोमेटो की शुरुआत होती है। भारत की एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। ये दो लोग जो अपनी दुनिया भर में पहचान बना चुके हैं, और अगर फूड चेन की बात करें, फूड सर्विस की बात करें, तो जोमेटो को कोई नहीं पछाड़ सकता, इंडिया में कोई नहीं पछाड़ सकता। तो ये चीज़ किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि जोमेटो अपना आईपीओ लेकर के आ रहा है $1.3 बिलियन का, और उससे पहले आपके सामने कई सारे फिगर्स आएंगे, कई सारे डेटाज आएंगे, कई सारे आंकड़े या फिर कई सारे नंबर्स आपको दिखाए जाएंगे कि इसको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ये कब से चालू हुई, कब बंद हुई। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि ये स्टार्टअप के पीछे की कहानी क्या है। इस स्टार्टअप को पीछे की कहानी को समझने पर ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको आईपीओ बुक करना है या नहीं करना। आपको आईपीओ के शेयर्स, आपको जोमेटो के शेयर्स लेने हैं या नहीं लेने, ये चीज़ आ जाती है जब आपके प्रॉफिट लॉस फंडामेंटल एनालिसिस आप कर लेते हैं। उसके बाद में आपको स्टोरी बिहाइंड द सीन्स, जोमेटो का बिहाइंड द सीन्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो 2008 में शुरुआत फूडीबे के नाम से हुई। 2011 में यहाँ पर इन्होंने जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाए कंपनी, और 2011 में एक्सपेंड करने लग गई ये पैन इंडिया में, जहाँ पर इन्होंने दिल्ली एनसीआर को चुना, मुंबई को चुना, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई एंड कोलकाता में इन्होंने अपनी ब्रांचेस डाली और वहाँ से जोमेटो की शुरुआत की। लेकिन इनका एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा देशों में वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करने का सोचा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का सोचा, जहाँ पर ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गए। उसके बाद 2012 में यूएई, कतर, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया में इन्होंने कदम रखा। 2013 में न्यूजीलैंड, ब्राज़ील में ये गए, और उसके बाद 2014 में पुर्तगाल, और 2015 में कनाडा, आयरलैंड में भी यहाँ पर ये ग्रो हो चुके थे। तो कुल मिलाकर अब ये जो जोमेटो है वो 10,000 प्लस सिटीज़ वर्ल्ड वाइड और 24 कंट्रीज़ को सर्व करता है 2021 में। लेकिन किस तरह से इन्होंने एक्सपेंड किया अपने उस ज़माने में 2012, 2013, 2014 में किस तेज़ी से इन्होंने एक्सपेंड किया वर्ल्ड वाइड जाने के लिए, उस तेजी को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकते अपने बिजनेस को, बिजनेस करना बेकार है, क्योंकि आपको लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको लगातार अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को एक्सपोनेंशियल ग्रो करना पड़ेगा, और अपना खुद को एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। खुद के बिजनेस को, स्टार्टअप को, प्रोडक्ट को, सर्विस को किस तरह से आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जा सकें, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ले जा सकें, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा सकें, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में ले जा सकें। किस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, किस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, किस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को, अपनी इस जर्नी को, अपने इस सपने को, किस तरह से आप पूरे वर्ल्ड वाइड ले जा सकते हैं, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। ये ग्रोथ हैकिंग वाला फॉर्मूला, जो ये एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला है, आपको किस तरह से एक्सपेंड करना है, ये आपको जोमेटो से सीखना चाहिए। आगे हम बात करें सर्विसेज की, तो जोमेटो ये सिर्फ सर्विस नहीं देता कि वो मार्केट को एक्सपेंड करते हैं या फिर आपके घर पर खाना पहुंचाते हैं। यहाँ पर इनके काफ़ी सारे और सर्विसेज है जो B2B हैं और B2C भी हैं। तो यहाँ पर इनकी सर्विसेज की बात करते हैं। क्या आप इस तरह की सर्विस की वेराइटीज़ अपनी प्रोडक्ट में, अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस में लेकर आ सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं B2C सर्विस की, जो कि डायरेक्ट जोमेटो से आपको दी जाती है, जहां पर फूड डिलीवरी सर्विसेज आती है, ताकि जोमेटो आपको सर्व कर सके फूड और आप उन्हें पे कर सकते हैं। ये फूड डिलीवरी सर्विसेज होती है, लेकिन ये इनके रेवेन्यू का काफ़ी छोटा परसेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट्स आप देखते होंगे जोमेटो पर 30%, 40% ऑफ है। तो यहाँ पर इसके पीछे की कहानी भी ये है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे या फिर आप एक रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड देखेंगे, तो वहां पर मान लीजिए मटर पनीर वहां पर आपको मिलता है 100 रुपए का, जोमेटो उसकी प्राइस बढ़ा के कर देता है अपने मेन्यू कार्ड में 120 रुपए का, और उसके ऊपर 30 to 40% डिस्काउंट यहां पर दिया जाता है। तो 20 रुपए तो आपके वो कट जाते हैं। और उसके अलावा रेस्टोरेंट जहां पर आपको बैठ करके नहीं खाना, टेबल
वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा वेटर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी तरफ से 10 से 20% का डिस्काउंट देता है। तो 30 to 40% डिस्काउंट इस तरह से आपको जोमेटो की वेबसाइट्स पर देखने को मिलता है, जोमेटो को एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आपने जोमेटो ऑर्डर के बारे में सुना होगा, जोमेटो बुक के बारे में सुना होगा, जहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, आपको मनी पे करनी पड़ती है, कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ये कमाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं B2C के हिसाब से कमाने की। और अगर हम यहाँ पर बात करें B2B सर्विसेज की, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इनका आता है वो है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज से। जब आप जोमेटो की वेबसाइट या एप्लीकेशन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपको ऊपर ही ऊपर एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है फर्स्ट नंबर पर, तो आप क्या लगता है, आपको लगता होगा कि ये रेस्टोरेंट से सबसे ज़्यादा खाना मंगाया जाता है या सबसे ज़्यादा फूड ये रेस्टोरेंट सर्व करता है, लेकिन नहीं, वो रेस्टोरेंट प्रमोटेड है। हो सकता है उस रेस्टोरेंट का जोमेटो ने ही एडवर्टाइज किया हो ताकि वो सबसे ऊपर दिखे। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू इनका सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा ये एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से ही कमाते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज जोमेटो प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनके पास है बहुत सारा डेटा। एक गोल्ड माइन इनके पास है, वो है डेटा। इनको पता है कि कौन सी जगह कौन सा खाना सबसे ज़्यादा प्रचलित है, या फिर किस रेंज का खाना ऑडियंस को नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, कोलकाता में, ईस्ट मुंबई में किस तरह का खाना लोगों को पसंद है, कितने रेंज का खाना पसंद है, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा तो इनके पास है ही सही, ये तो खुद का इनका डेटा हो गया। लेकिन ये कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को या फिर उन ब्रांड्स को जो अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का सोचते हैं, जो अपनी FMCG प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का सोचते हैं, उन ब्रांड्स को एक कंसल्टेंसी देते हैं कि अगर आप इस एरिया में ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंसल्टेंसी से भी ये काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं। और उसके अलावा इनकी काफ़ी सारे सस्टेनेबल सर्विसेज भी हैं, जिसमें से एक आती है हाइपर प्योर। हाइपर प्योर क्या करती है? हाइपर प्योर आपको किसी रेस्टोरेंट पर टैग लगा हुआ दिखाई देगा कि हाइपर प्योर इनसाइड, वो जोमेटो का टैग होता है, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मर्स के साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं और उसी प्रोडक्ट को अपने रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं, रेस्टोरेंट में सेल करते हैं, और वहाँ से इन्होंने हाइपर प्योर की शुरुआत की थी। और यही चीज़ B2C या B2B सर्विसेज की हम बात जो कर रहे हैं, उसमें एक और चीज़ आती है, वो है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन का फंडामेंटल यहाँ पर काफ़ी सख्त है जोमेटो की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको एक रेस्टोरेंट की ज़रूरत होती है, फिर भी आप अपने नाम से फूड सर्व कर सकते हैं। खाना आप ही बनाएंगे, आप जोमेटो के किचन्स में खाना बनेगा और आप अपने नाम से सर्व कर सकते हैं। वहाँ पर जोमेटो को आपको फीस देनी पड़ती है, एक कमीशन देना पड़ता है, और आपको क्लाउड किचन की मदद लगती है, आपको अपने एक्सपेंसेस की मदद लगती है। आप घर बैठे, ना आपका रेस्टोरेंट है ना आपका कोई होटल है, आप घर बैठे खाना सर्व करते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। जोमेटो आपका खाना सर्व करता है, आप सिर्फ फूड तैयार करने की चीज़ होती है, फूड तैयार करने का एक सिस्टम होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्विसेज है जो B2B जोमेटो प्रोवाइड कराता है और वहाँ से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आपको सोचना है कि आप किस तरह की वेराइटीज़ अपनी सर्विसेज में ला सकते हैं। क्या आपको प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है जो अलग अलग ऑडियंस के लिए हो? क्या आपके सर्विसेज अलग अलग एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए, अलग अलग प्लेसेस के ऑडियंस के लिए बनाई जा सकती है? एक वर्सेटाइल सर्विस आप बना सकते हैं, या फिर आपके सर्विसेज में USP क्या होनी चाहिए वो आपको पता लगाना है, और किस तरह से पता लगाना है वो आपको पता है। जोमेटो से वो आपको सीखना है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी आपकी कंपटीशन। क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, जिस तरह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल की है, या फिर आप अपने कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, या फिर उसे बिल्कुल नज़रअंदाज तो आप नहीं कर सकते कंपटीशन को, लेकिन क्या आप उसे खरीद सकते हैं जैसा फेसबुक करता है? तो आपको किस तरह से एक्विजिशन की आपको प्रोसेस करवानी होती है कि आपका राइवल कौन है, आपका कंपटीशन कौन है, आप उसे किस तरह से कम कर सकते हैं, आप उसे किस तरह से उसके ऊपर उठ सकते हैं, या फिर आप उसे किस तरह से बाय कर सकते हैं, या फिर आप उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने राइवल्स के बारे में, अपने कंपटीटर्स के बारे में। जोमेटो ने किस तरह से किया? 2014 में इन्होंने काफी सारे कंपनीज को खरीदा, जो कि चेक रिपब्लिक की थी, जो कि यहाँ पर इन्होंने पोलैंड और इटालियन स्टार्टअप सर्विसेज को खरीदा जो फूड बेस्ड थी। उसके अलावा यहाँ पे मैन्यूमानिया को इन्होंने खरीदा 2014 में। 2015 में इन्होंने एक बहुत बड़ी वेंचर को खरीदा, अर्बन स्पून, $60 मिलियन के साथ उसे खरीदा, और उसी को खरीदने के बाद ये US और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में एंटर हो सके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे जाइंट्स पहले ही बैठे थे। तो ये उसी बेस पर उसी कंपनी को खरीदने के बाद, अर्बन स्पून को खरीदने के बाद US और ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में जगह। उसके बाद 2016 में इन्होंने दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप को खरीदा और उसे जोमेटो बेस का नाम दिया, और वहाँ से अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड, लखनऊ बेस्ड एक और इन्होंने स्टार्टअप को खरीदा, और बेंगलुरु बेस्ड एक और स्टार्टअप को वहाँ पर इन्होंने अक्वायर किया।
और फाइनली जनवरी 2020 में इन्होंने ऊबर ईट्स को, ऊबर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऊबर ईट्स का जो दुनिया भर में चलता है, लेकिन इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो जोमेटो ने उसे भी यहाँ पर ऊबर ईट्स इंडिया को अक्वायर कर लिया और यहाँ पर उन्हें 10% उसका प्रॉफिट भी देने को कहा। उसके बाद ग्रोफर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, ताकि वहाँ पर 9.3% का स्टेक ये ले सकें और उसके बाद $210 मिलियन US का इन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया और ग्रोफर्स में भी अपनी हिस्सेदारी ले ली। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विसेज देते हैं, आप किस तरह से अपने कंपटीशन को खत्म करते हैं, किस तरह से आप ऊपर उठ करके आते हैं, किस तरह से यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका है, किस तरह से सर्विसेज आपकी देते हैं और किस तरह से आप मार्केट में कंपटीशन को एक्वायर करते हैं, आप किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से ग्रोथ वाला माइंडसेट आप अपनाते हैं अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप के लिए। जबकि यहां पर आईपीओ आने वाला है $1.3 बिलियन का 14 जुलाई को और 17 जुलाई तक के लिए 72-76 रुपीज़ की यहाँ पर बैंडविड्थ और 195 लोड्स का शेयर एक लोड बनाया हुआ है, 195 शेयर्स का यहाँ पर। तो आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, आपको जोमेटो इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, आपको आईपीओ बुक करना है या नहीं करना, आपको शेयर्स बाय करने हैं या नहीं करने, वो उसी फंडामेंटल एनालिसिस पर डिपेंड करता है और उसके बाद बिहाइंड द सीन्स पर भी डिपेंड करता है। कितने ही कंपनी के ग्राफ देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए, लेकिन एक पीछे की स्टोरी होती है, आपको देखना पड़ता है मार्केट लीडर कौन है, आपको देखना पड़ता है कि आगे क्या स्कोप है। और इस एफएमसीजी इंडस्ट्री में या फिर हम कहें इस फूड सर्विंग इंडस्ट्री में जो स्कोप है वो तो अभी शुरुआत हुआ ही है, क्योंकि जोमेटो, स्विगी, ऊबर ईट्स ने ही इसे शुरू किया है ऑब्वियसली इंडिया में, क्योंकि स्विगी काफी बड़ा राइवल निकल के आता है जोमेटो का। लेकिन जोमेटो अब लिस्टेड होने जा रहा है पब्लिक सेक्टर में, तो आप किस तरह से इसके आईपीओस की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं लोगों का, या फिर आप किस तरह से इसके शेयर्स बाय कर सकते हैं ताकि आप प्रॉफिट बना सकें जो भी आगे होने वाला है। लेकिन आपको पूरा एनालिसिस करना है, उसके बाद स्टोरी भी पीछे की बिहाइंड द सीन्स भी आपको देखने, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। लेकिन आज जो ये कहानी आपको हमने बताई है जोमेटो की, जोमेटो किस तरह से बड़ा बना, जोमेटो की सर्विसेज के बारे में हमने आपको बताया, जोमेटो बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताया, किस तरह से एक्विजिशन करनी चाहिए और किस तरह से एक्सपेंड करना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे आपके स्टेट में हो, चाहे आपके लोकल में हो या फिर वर्ल्ड वाइड हो। ये हमने आपको बताया जो कि आपको जोमेटो से सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात है जो कि है बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना। आपको हमें सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी केस स्टडीज, मेलिंडा गेट्स, पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा से आपको क्या सीखने को मिल सकता है, जमशेदजी टाटा से आपको सीखने को क्या मिल सकता है, और अडानी की 5 कहानियाँ वो हम बना करके रख चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट और ब्रांडिंग से रिलेटेड, और उसके अलावा मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आ रहे हैं और आते रहेंगे। हर वेडनेसडे और संडे को बिस्टार्ट को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बिस्टार्ट से हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी करना है।